बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइमलाइट इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। शागिल अपने ऑफिस से निकलकर कुछ फासले पर मौजूद जीप की तरफ बढ़ने ही लगा था कि इसे एक तरफ से इसका असिस्टेंट विक्रम तेज कदम उठाते अपनी तरफ आता दिखाई दिया तो शागिल रुक गया। शागिल ने कई रोज से अपना सब हेडक्वार्टर शाखा में बनाया हुआ था और विक्रम के सेक्शन समेत यहीं मौजूद था। क्या बात है विक्रम? शागिल ने इसके करीब आने पर सख्त लहजे में कहा। चीफ, एक इंतहाई अहम बात सामने आई है। इस सिलसिले में आपसे तफसीली बात करनी है, विक्रम ने कहा। किस सिलसिले में? शागिल ने पूछा। नीलोर जजीरे में पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में, विक्रम ने कहा। ओह अच्छा, आओ, शागिल ने चौंक कर कहा और मुड़कर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। विक्रम इसके पीछे था। नीलोर जजीरे में पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में, विक्रम ने कहा। ओह अच्छा, आओ, शागिल ने चौंक कर कहा और मुड़कर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। विक्रम इसके पीछे था। बैठो, शागिल ने ऑफिस में दाखिल होकर अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए विक्रम से कहा। थैंक यू सर, विक्रम ने मौदबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। हाँ, अब बोलो, क्या बात है? शागिल ने कदरे सख्त लहजे में कहा। नीलोर में एक खुफिया रास्ता सामने आया है, ऐसा रास्ता जिसका इल्म ना लेबॉर्ट्री वालों को है और ना ही एयरफोर्स वालों को। अलबत्ता वहाँ के रहने वाले अफराद को इस बारे में मालूम है और मेरा ख्याल है कि इस रास्ते का इल्म पाकिस्तानी एजेंटों को भी हो गया है, विक्रम ने कहा तो शागिल बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? बोलो, जल्दी बोलो, क्या तफसील है? शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। बॉस, मुझे इत्तला मिली थी कि चीफ क्लब के असिस्टेंट मैनेजर ने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए नीलोर आइलैंड के बारे में तफसील बताई है, तो मैं चौंक पड़ा। मैंने क्लब की फ़ोन एक्सचेंज का रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे वो टेप मिल गई जिसमें ये गुफ्तगू रिकॉर्ड थी। मैंने चेकिंग कराई तो पता चला कि ये कॉल पाकेशिया से की गई है, विक्रम ने कहा और इसके साथ ही उसने उठकर एक अलमारी खोली। इसमें से जदीद तरीन माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकालकर शाकिल के सामने मेज़ पर रखा और फिर जेब में से माइक्रो टेप निकालकर इसने इसे रिकॉर्डर के अंदर एडजस्ट किया और फिर रिकॉर्डर ऑन कर दिया। हेलो, मैं राजा बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर, एक आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकेशिया के स्मिट के हवाले से माइकल बोल रहा हूँ, एक और आवाज़ सुनाई दी और शागिल बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर जल्जले के आसार नुमाया हो गए थे, लेकिन वो मुंह से कुछ ना बोला। अलबत्ता अब वो बड़े इश्तियाक भरे अंदाज में महाराजा और माइकल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो विक्रम ने रिकॉर्डर ऑफ किया और इसमें से माइक्रो टेप निकालकर इसे बाहर रखा और टेप रिकॉर्डर उठाकर इसे वापस अलमारी में रख दिया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। शागिल कुर्सी की पुश्त से पुश्त लगाए आंखें बंद किए बैठा था। चीफ, मेरा ख्याल है कि माइकल पाकेशिया का कोई एजेंट है, विक्रम ने कहा। तुम इस शैतान को सिर्फ एजेंट कह रहे हो? नॉनसेंस। ये इमरान था जो आवाज़ और लहजा बदल कर बात कर रहा था। माइकल इसका कोड नाम है और तुमने देखा कि हम यहाँ उल्लुओं की तरह बैठे हैं और इस शैतान ने पाकेशिया में बैठकर इस कदर कीमती राज मालूम कर लिया जिसका यहाँ किसी को मालूम भी नहीं है, शागिल ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। यह तो अच्छा हो गया चीफ, अब हम इस रास्ते को पहले ही बंद कर देंगे, विक्रम ने कहा। तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो विक्रम, सबसे बड़े। तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए, शागिल ने यकलक चीखते हुए कहा। वो क्यों चीफ? विक्रम ने सहमे हुए लहजे में कहा। इसके लहजे में हैरत का अंसर भी नुमाया था। रास्ता बंद करने की बजाय उसे बतौर ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इन शैतानों का इंतहाई आसानी से खात्मा किया जा सकता है। तुमने इस मराजा का क्या किया? शागिल ने कहा। मैं तो इससे बात ही नहीं की, मैं पहले आपकी नोटिस में लाना चाहता था, विक्रम ने जवाब दिया। गुड, तुम वाकई बेहद सहीन आदमी हो, मुझे तुम पर फख्र है। गुड शो, शागिल ने बेख्तियार लहजे में कहा। यह इसकी फितरत थी, वो चंद लम्हे पहले दिए गए अपने रिमार्क्स भूल जाता था। इसे याद ही ना रहा था कि चंद लम्हे पहले उसने विक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा अहमक कहा था और अब वो इसकी जहानत की तारीफें कर रहा था। लेकिन विक्रम भी जानता था कि शागिल किस फितरत का आदमी है, इसलिए दोनों अंदाज के फिक्रे उस पर असरअंदाज ना हुए थे। थैंक यू चीफ, विक्रम ने सर झुकाते हुए कहा। लेकिन अगर ये वाकई इमरान है तो फिर वो लाजमन महाराजा से मुलाकात करेगा और उसे साथ लेकर जाएगा, इसलिए हम महाराजा को कवर कर लें तो इस इमरान को भीगे हुए चूहे की तरह मारा जा सकता है, शागिल ने कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ।
यस चीफ, आप वाकई दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान हैं, महाराजा ने खुशामदाना लहजे में कहा। आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि ये महाराजा हमारे साथ कैसे ताउन नहीं करता। मैं इसे क्या इसके पूरे खानदान को जिंदा ज़मीन में दफन करा दूंगा। आओ मेरे साथ, शागिल ने चीखते हुए लहजे में ऑफिस से निकलते हुए कहा। चीफ, इसे यहाँ बुला लेते हैं, वहाँ आपके जाने से सबको मालूम हो जाएगा, विक्रम ने भी उठते हुए कहा। यू शट अप नॉनसेंस अहमक, अब हम बैठे इसका इंतजार करते रहेंगे कि कब वो नवाब आता है और कब इससे बात होती है। सीक्रेट सर्विस का चीफ क्लबों में जाता ही रहता है, अब क्या अजाब नाजिल हो गया है तुम पर, नॉनसेंस, शागिल ने हंसबे तवक्का चीखते हुए कहा। चीफ, इस इमरान तक लाजमन इत्तला पहुंच जाएगी और फिर वो इसकी तरफ रुख भी नहीं करेगा, विक्रम ने जवाब दिया तो जीप की तरफ बढ़ता हुआ शागिल यकलख्त रुक गया। तुम ठीक कह रहे हो, इस शैतान तक इत्तला पहुंच जाएगी। गुड, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। ठीक है, मैं ऑफिस में ही बैठता हूँ, तुम इसे फौरन लाकर ब्लैक रूम में रॉड्स में जकड़ दो, फिर इसमें फिर इससे मैं खुद ही बात करूंगा, शागिल ने कहा और एक बार फिर मुड़कर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। हूँ, तो इस शैतान ने खुफिया रास्ता तलाश कर लिया, न जाने से कैसे ऐसे आदमियों के बारे में मालूम हो जाता है। ये वाकई शैतान है, शागिल ने कुर्सी पर बैठकर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद दरवाज़ा खुला और विक्रम अंदर दाखिल हुआ और शागिल को उसने सलाम किया। बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ है, शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा। महाराजा क्लब से निकल ही ना रहा था और मैं इसे क्लब से अगवा ना करना चाहता था, क्योंकि इस तरह पूरे शाखा में ये बात फैल जाती कि मैंने इसे अगवा किया है। फिर वो क्लब से बाहर निकला और कार में बैठकर कहीं जाने लगा, तो हमने रास्ते में इसे रोककर बेहोश किया और कार समेत यहाँ ले आए। मैंने इसे बड़े कमरे में कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से जकड़ दिया है, विक्रम ने मौदबाना लहजे में तफसील बताते हुए कहा। तुम बहुत दूर की सोचने लगे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा दूर की ना सोचना, वरना आदमी अमली तौर पर बेकार हो जाता है। सुना तुमने, शागिल ने उठते हुए कहा। यस चीफ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, विक्रम ने जवाब दिया तो शागिल इस बात में सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो इस सब हेडक्वार्टर के बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो सामने कुर्सी पर एक दरमियाने कद लेकिन मजबूत जिस्म का आदमी बेहोशी के आलम में ढलका हुआ पड़ा था, जबकि इसके जिस्म को कुर्सी के साथ रस्सी से बांधा गया था। इसके सामने 2 कुर्सियां पड़ी थीं और वहां एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी हाथ में एक खौफनाक कूड़ा उठाए दोनों पैर फैलाए खड़ा था। ये सांबो था, जिसे काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का जल्लाद कहा जाता था। सांबो इंतहाई सफाक और बेरहम आदमी वाक़ हुआ था, इसलिए इसे इस काम के लिए ही रखा गया था। वो लोगों पर गैर इंसानी तशद्दुद करके उनसे सब कुछ उगलवा लिया करता था। शागिल और विक्रम के अंदर आते ही सांबो ने दोनों पैर समेटे और शागिल और विक्रम दोनों को सलाम किया। विक्रम ने तो सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया, लेकिन शागिल इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया और फिर सामने रखी हुई 2 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। विक्रम भी साथ आकर खड़ा हो गया। दूसरी कुर्सी खाली थी, लेकिन विक्रम जानता था कि अगर शागिल की इजाज़त के बगैर वो बैठ गया तो इसकी कमबख्ती आ जाएगी, इसलिए वो खड़ा रहा। इसे किस तरह बेहोश किया गया है, शागिल ने पूछा। इसकी कार में गैस फायर किया गया था, विक्रम ने जवाब दिया। चलती कार में, शागिल ने उछलकर पूछा। नो सर, जब एक वीरान सिग्नल पर इसने कार रोकी तो हमने गैस फायर की और फिर हमारे आदमी ने कार संभाल ली और हम इसे कार समेत यहाँ उठाकर ले आए, विक्रम ने मौदबाना लहजे में कहा। गुड, तुम समझदार आदमी हो, अब इसे होश में ले आओ और बैठ जाओ। मेरे सर पर चढ़े हुए खड़े क्यों हो, शागिल ने कहा। यस सर, विक्रम ने कहा और फिर मुड़कर इससे सांबो से कहा कि वो अलमारी से एंटी गैस की बोतल निकालकर महाराजा को सुंघाए और खुद वो कुर्सी पर बैठ गया। सांबो अलमारी से बोतल निकालकर महाराजा की तरफ गया और कुछ देर तक इसने महाराजा को एंटी गैस सुंघाई, फिर बोतल हटाकर उसे बंद किया और वापस आकर वो हाथ में खौफनाक कोड़ा पकड़े महाराजा की कुर्सी की साइड पर किसी देव की तरह पैर फैलाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों के बाद महाराजा ने कराहते हुए आंखें खोल दी और आंखें खोलते ही उसने कराहते हुए बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन बंधा हुआ होने की वजह से सिर्फ कसमसाकर ही रह गया। ये सब क्या है, क्या मतलब, आप कौन हैं, ये सब क्या है, राजा ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में सामने और इधर उधर देखते हुए कहा। पहले मैं अपना तारुफ करा दूं ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर रहे और तुम्हारे हाथों मारे ना जाओ। मैं शागिल हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस,
और ये विक्रम है, मेरा असिस्टेंट, और वो जल्लाद है सांबो। शागिल ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा। तो महाराजा के चेहरे पर तारुफ के बाद शदीद खौफ के तासुरात उभर आए। सीक्रेट सर्विस के अल्फाज ही काफ़ी थे, जबकि वहां तो सांबो भी कोड़ा पकड़े पैर फैलाए खड़ा था। सर, मैं तो खिदमत गुजार हूँ, मुझसे क्या गलती हुई है सर? महाराजा ने कांपते हुए लहजे में कहा। सुनो, पहले ही अपने थर्ड क्लास जहन में बिठा लो कि जो कुछ हम कह रहे हैं इसका सबूत भी हमारे पास है। तुम्हें पाकेशिया से फ़ोन किया गया है। फ़ोन करने वाला माइकल था, और तुमने उसे नीलोर जजीरे के खुफिया रास्ते के बारे में तफसील बताई और इससे वादा किया कि अगर वो भारी रकम दे तो तुम उसे किसी खुफिया रास्ते से जजीरा नीलोर के अंदर ले जाओगे। तुम्हारी इस गुफ्तगू का टेप हमारे पास मौजूद है। अब तुम बोलो, तुमने ये बातचीत की है या नहीं? शागिल ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। यस सर, ये बात हुई है, महाराजा ने रो देने वाले लहजे में कहा। वो माइकल कौन है और किस तरह तुमसे उसका राब्ता हुआ? शागिल ने पूछा। मैं जब नीलोर से शाखा मेहनत मजदूरी के लिए पहुंचा तो वहाँ एक आदमी के जरिए एक क्लब में वेटर बन गया। फिर मुझे वहीं सुपरवाइजर बना दिया गया। इस क्लब का मालिक एक यूरोपी स्मिथ था। फिर वो क्लब फरोख्त करके पाकेशिया चला गया, जबकि मैं इस दौरान चीफ क्लब का असिस्टेंट बन गया। कई सालों के बाद स्मिथ का फ़ोन आया। इसने मुझे मदद करने के लिए कहा, तो मैंने इसे कहा कि मैं मदद करूं, और बात ख़त्म हो गई। फिर माइकल का फ़ोन आया। इसने स्मिथ का हवाला देकर बात की और भारी रकम की ऑफ़र की, और इसने अपनी तसल्ली के लिए रास्ते के बारे में पूछा तो मैंने तफसील बता दी। महाराजा ने तफसील बताते हुए कहा, अब उन्होंने रास्ता तो मालूम कर लिया है, अब वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे और क्यों तुम्हें रकम देंगे अहमक आदमी? शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा। सर, मेरी मदद के बगैर वो रास्ता तलाश नहीं कर सकते। रास्ता वाकई मौजूद है, लेकिन वो बताई हुई जगह पर नहीं है, दूसरी जगह पर है, महाराजा ने जवाब देते हुए कहा। हूँ, अब बोलो, तुम सीक्रेट सर्विस के लिए काम करना चाहते हो या नहीं? शागिल ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। जनाब, काफिरिस्तान मेरा वतन है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ, महाराजा ने फौरी जवाब देते हुए कहा। तो सुनो, तुम अपना काम करते रहो। जब ये माइकल तुमसे रब्ता करे तो तुमने विक्रम को फ़ोन करना है, और विक्रम जो हिदायत दे तुमने इन पर अमल करना है। इसके इत्मीनान के लिए इससे भारी रकम भी वसूल कर लेना, और इसे शक भी ना पड़ने देना, वरना वो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। शागिल ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, महाराजा ने कहा। इसे रिहा कर दो और इससे मुस्तकिल रब्ता रखो, शागिल ने उठते हुए विक्रम से कहा, और फिर मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मेजर पीटर नीलोर लेबोरेटरी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। वहाँ बाकायदा इसका ऑफिस मौजूद था। इसके तहत 10 सिक्योरिटी अफराद थे जो हर तरह से तरबियत याफ्ता और मुसल्लह थे। गो जजीरे की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई अजनबी आदमी किसी सूरत भी बगैर इजाज़त जजीरे में दाखिल ना हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद मेजर पीटर डिसिप्लिन का बेहद कायल था, और वहाँ सिक्योरिटी अफसरान इसी तरह ड्यूटी देते थे जैसे अगले लम्हे लेबोरेटरी पर हमला होने वाला हो। मेजर पीटर ने अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए सैटेलाइट फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी। तो मेजर पीटर ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, मेजर पीटर बोल रहा हूँ, मेजर पीटर ने कहा। डॉक्टर कार्ल्स बोल रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, आपसे इंतहाई अहम गुफ्तगू करनी है। दूसरी तरफ से एक खनखनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। लगता था कि काफ़ी बूढ़ा आदमी बोल रहा है। डॉक्टर कार्ल्स नीलोर लेबोरेटरी का इंचार्ज साइंसदान था, और अपनी काबिलियत की वजह से वो कई गैर मुल्की अवार्ड के साथ साथ कई मुल्की अवार्ड भी हासिल कर चुके थे। वो यूरोपी नज़ाद थे, लेकिन बचपन में ही वो अपने वालिदैन के साथ काफिरिस्तान आ गए थे। इनकी तालीम और परवरिश यहीं हुई थी। इनके वालिदैन फौत हो गए थे। उन्होंने काफिरिस्तान में ही रहने का फैसला किया और एक मकामी औरत से शादी कर ली, लेकिन इनका कोई बच्चा ना हुआ, और इनकी बीवी भी एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गई। तब से डॉक्टर कार्ल्स ने दोबारा शादी ना की थी और अपने आप को साइंस के हवाले कर दिया था। डॉक्टर कार्ल्स बेहद मसरूफ़ रहते थे, इसलिए इनकी तरफ से कॉल आने पर मेजर पीटर को न सिर्फ हैरान कर दिया था, बल्कि वो कदरे परेशान भी हो गया था। यस सर, मैं अभी हाजिर होता हूँ, मेजर पीटर ने कहा, और दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनकर इसने भी रिसीवर रख दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि सिक्योरिटी एरिया और लेबोरेटरी के दरमियान इंतहाई मजबूत दीवार थी जिसे बमों से भी नहीं उड़ाया जा सकता था, लेकिन इसमें से एक दरवाज़ा था जिसे अंदर से ही खोला जा सकता था, और यकीनन डॉक्टर कार्ल्स ने यह दरवाज़ा खोल दिया होगा। और फिर थोड़ी देर बाद
मेजर पीटर इस दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो इसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद मिनट बाद वो डॉक्टर कार्ल्स के ऑफिस में दाखिल हुआ। वहां डॉक्टर कार्ल्स के साथ एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। मेजर पीटर ने सलाम किया तो डॉक्टर कार्ल्स ने बैठे बैठे जवाब दिया, जबकि दूसरा आदमी उठकर खड़ा हो गया। इसने बाकायदा मेजर पीटर से मुसाफा किया। मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और मैं चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम विक्रम है। इस आदमी ने मुसाफा करते हुए अपना तफसीली तारुफ कराते हुए कहा। ओह, सीक्रेट सर्विस। मेरा नाम मेजर पीटर है और मैं यहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। मेजर पीटर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मेजर पीटर, आपको मालूम है कि नीलोर जजीरे में दाखिल होने के लिए एक खुफिया रास्ता मौजूद है जो जजीरे के ऊपरी तरफ पानी के अंदर है और आदमी वहां से तैरकर खुफिया तौर पर आबादी तक पहुंच सकता है। विक्रम ने कहा तो मेजर पीटर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यस सर, एक 1.5 साल पहले ये रास्ता सामने आया था क्योंकि इसे अबूर करते हुए एक आदमी डूबकर हलाक हो गया था और इसकी लाश जजीरे पर पड़ी पाई गई थी। इसे चेक किया गया तो ये रास्ता सामने आ गया। फिर हुकूमत ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मेजर पीटर ने जवाब देते हुए कहा। क्या आप यकीन से कह रहे हैं? विक्रम ने कहा। यस सर, मैंने खुद अपनी निगरानी में इसको बंद कराया था। मेजर पीटर ने जवाब देते हुए कहा। कोई और रास्ता? विक्रम ने कहा। आप क्यों ये सब कुछ पूछ रहे हैं? कोई खास बात हो गई है? मेजर पीटर ने कहा। हाँ, लाइमलाइट फार्मूला इस लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया है और पाकिस्तानी एजेंट इसे हासिल करना चाहते हैं। पहले इस फार्मूले पर काम दरोपदी पहाड़ी इलाके में वाकई लेबॉर्ट्री में हो रहा था, जिसका इन पाकिस्तानी एजेंटों को मालूम हो गया। क्योंकि वो निस्बतन आसान टारगेट था, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि फार्मूला यहाँ नीलोर आइलैंड में भिजवा दिया जाए, जो काफिरिस्तान की महफूज तरीन लेबॉर्ट्री है। चुनाचे इस फार्मूले पर यहाँ काम हो रहा है, लेकिन अब सीक्रेट सर्विस को इतलात मिली है कि शाखा में चीफ क्लब का असिस्टेंट मैनेजर, जिसका नाम मराजा है और जो नीलोर का रहने वाला है, इसने भारी रकम के एवज ये खुफिया रास्ता पाकिस्तानी एजेंट को बताया है। अभी पाकिस्तानी एजेंट शाखा नहीं पहुंचे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस खुफिया रास्ते को ब्लॉक करा सकूँ। लेकिन आप बता रहे हैं कि वो पहले से ही ब्लॉक है, विक्रम ने कहा। यस सर, वो रास्ता वाकई ब्लॉक कर दिया गया है, मेजर पीटर ने कहा। ओके, अब ये सुन लें कि नीलोर लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी को आपने इंतहाई अहमियत देनी है। आपका राब्ता मुझसे और चीफ शागिल से मुस्तकिल रहेगा। आपके इल्म में कोई छोटी से छोटी बात भी आए तो आपने मुझे इत्तला देनी है। मैं आपको अपना और चीफ का फ़ोन नंबर देता हूँ, विक्रम ने कहा और जेब से एक कागज़ जिस पर फ़ोन नंबर्स लिखे हुए थे मेजर पीटर को दे दिया। आप बेफिक्र रहें जनाब, ये वाकई इंतहाई महफूज तरीन लेबॉर्ट्री है। यहाँ किसी अजनबी का किसी सूरत दाखिला नहीं हो सकता, मेजर पीटर ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। लेकिन यहाँ जो आबादी है वो तो शाखा से आती जाती रहती है। इस तरह एयरफोर्स के लोग भी तो आते जाते रहते होंगे। पाकिस्तानी एजेंट इनमें से किसी का भी मेकअप करके आसानी से यहाँ आकर कार्रवाई कर सकते हैं, विक्रम ने कहा। आप यहाँ किस तरह पहुँचे हैं? मेजर पीटर ने पूछा। हेलीकॉप्टर के जरिए। मैं बराह रास्त लेबॉर्ट्री में उतरा हूँ। डॉक्टर कार्ल्स ने इसकी बाकायदा इजाज़त दी थी, विक्रम ने जवाब दिया। जनाब, बस इससे ही समझ लें कि यहाँ क्या होता है। लेबॉर्ट्री ज़मीन के ऊपर है, लेकिन चारों तरफ एयरफोर्स के दफातर हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर हेलीकॉप्टर उतरने और चढ़ने का अड्डा बना हुआ है। इसके लिए लेबॉर्ट्री की छत का एक मखसूस हिस्सा हटाना पड़ता है और ऐसा सिर्फ डॉक्टर कार्ल्स की इजाज़त से ही हो सकता है। एयरफोर्स वाले एयरफोर्स हिस्से तक ही आ जा सकते हैं, वो लेबॉर्ट्री के एरिया में दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह आबादी के लोगों का एयरफोर्स से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही लेबॉर्ट्री से कोई ताल्लुक है और ना वो लेबॉर्ट्री में दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ खुफिया रास्ता ऐसा है जो ख़तरनाक था, क्योंकि इससे आबादी में भी पहुंचा जा सकता था और लेबॉर्ट्री में भी, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री के गोदाम के बिल्कुल नीचे था और गोदाम में हवा के आने जाने के लिए खुसूसी रास्ते रखे हुए थे। अब वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, मेजर पीटर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आप ही होशियार रहें, आपसे हमारा राब्ता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने इस खुसूसी मुलाकात के लिए इतना वक्त दिया, विक्रम ने डॉक्टर कार्ल्स से मुखातिब होकर कहा। मुल्क की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, वक्त तो मामूली चीज़ है, डॉक्टर कार्ल्स ने कहा तो मेजर पीटर और विक्रम दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान अपने साथियों समेत पाकेशिया से 2 ग्रुपों के सूरत में पहले नेपाल पहुंचा। फिर नेपाल से वो इकट्ठे काफिरिस्तानी दारुल हुकूमत
बजरिया फ्लाइट पहुंचे और अब दारुल हुकूमत से लोकल फ्लाइट के जरिए शाखा पहुंच चुके थे। पाकिस्तान से रवानगी के लिए इमरान ने दो ग्रुप्स इसलिए बनाए थे कि वहां से इनके बारे में रिपोर्ट शागिल तक ना पहुंच सके, क्योंकि पहले दरोपदी लेबॉर्ट्री जाते हुए इनके बारे में तफसीली इत्तलात पाकिस्तान से भिजवाई गई थी और इमरान सुलेमान को भी कह आया था कि कोई इसके बारे में पूछे तो इसे कह देना कि वो नेपाल गया है। फिर अब शाखा के होटल जैकार्ड के एक कमरे में इस वक्त इमरान और इसके साथी मौजूद थे। वो सब हॉट कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थे। इमरान साहब, आपने ये तो बता दिया है कि मिशन नीलोर आइलैंड में है, लेकिन इस आइलैंड की तफसील नहीं बताई। क्या वो वीरान जजीरा है या आबाद है? सफदर ने कहा। हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया, ये अहम बात है। गोए सिलसिले में एक क्ल्यू मिला है, लेकिन मैं इस क्ल्यू के बारे में मशकूक हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। आप प्लीज़ खुलकर बात करें, सफदर ने कहा। जब तक तनवीर मुझे प्लीज़ नहीं कहेगा ना, मैं तफसील नहीं बता सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ना बताओ, इस जजीरे पर ही है ना लेबॉर्ट्री? इस पर मिसाइलों की बारिश कर देंगे ना, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सब इसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। फिर तो लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी और साथ ही लाइमलाइट फार्मूला भी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फार्मूले तो नए से नए बनते और तबाह होते रहते हैं। काफिरिस्तान को असल नुकसान लेबॉर्ट्री की तबाही से होगा। साइंसदान भी हलाक होंगे और इंतहाई कीमती मशीनरी भी तबाह हो जाएगी। तनवीर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इमरान साहब, आप बताएं कि नीलोर आइलैंड की असल पोजीशन क्या है? सफदर ने कहा। मैं तो वहां कभी गया ही नहीं, इमरान ने जवाब दिया। ना गए हों, लेकिन मिशन मुकम्मल करने के लिए रवानगी से पहले आपने लाजमन इस बारे में मुसद्दिका मालूमात हासिल की होंगी, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। जब तुम्हें मालूम है कि मिशन नीलोर आइलैंड में मुकम्मल होना है, तो तुमने क्यों इंटरनेट किताबों या नक्शों से वहां के बारे में मालूमात हासिल नहीं की? क्या तुम सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए सर्विस करते हो? इमरान ने कहा। बकवास बंद करो, तुमने हमें निकम्मा और कामचोर बना दिया है। हमें मालूम है कि तुम सब कुछ कर लोगे, इसलिए हम खुद बताते खुद कुछ नहीं करते, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान साहब, आपकी नफ्सियात कुछ ऐसी बन गई है कि आप सब कुछ खुद ही करते रहते हैं, हालांकि आप टीम के सरबराह हैं। आप टीम के जिम्मे ड्यूटियां लगाया करें ताकि काम बढ़ जाए, लेकिन आपकी शायद तसल्ली नहीं होती, या आप हमें शायद नातजुर्बाकार और बच्चे समझते हैं, कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ना मैं तुम्हें बच्चे समझता हूँ और ना ही नातजुर्बेकार। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मिशन जिस कदर तेजी से मुकम्मल हो सके किया जाए। तुम लोगों को वक्त ज़्यादा लग जाता है और यही मामला गलत है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। कैप्टन शकील दुरुस्त कह रहा है, आप हमें काम दिया करें तो हम किया करेंगे, सालेहा ने कहा। ओके, दो ग्रुप बना लो, एक ग्रुप नीलोर आइलैंड का विजिट कराए और दूसरा ग्रुप नीलोर आइलैंड के गिर्द मौजूद दूसरे जजीरों का राउंड लगाया जाए, ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्या इन जजीरों से मिशन में कोई काम लिया जा सकता है या नहीं, इमरान ने कहा। और तुम क्या करोगे? जूलिया ने कहा। मैं यहाँ बैठकर हिजर और फराक पर मबनी गाने सुनूंगा, इमरान ने जवाब दिया। हिजर और फराक के गाने? क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। क्योंकि फिर तुमसे मुलाकात तो होनी नहीं, इसलिए हिजर और फिराक पर मबनी गाने ही सुने जा सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। आपका मतलब है कि हमें हलाक कर दिया जाएगा? सफदर ने कहा। तो और क्या, काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस ढोल बजा बजा कर तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। इस वक्त पूरे शाखा में सीक्रेट सर्विस ने अपना जाल बिछा रखा होगा, खास तौर पर सख्त निगरानी बंदरगाहों और घाटों पर होगी। तुम्हें मोटर बोट या लॉन्च पर जाना पड़ेगा, तुम्हारी चेकिंग होगी, फिर ना रहेगा बाउंस और ना ही बांसुरी बजेगी, इमरान ने कहा। और तुम साथ होगे तो कुछ नहीं होगा, क्यों? तनवीर ने काट खाने वाले लहजे में कहा। मैं ऐसी हिमाकत क्यों करूंगा? मैं जाहिर है वहां जाकर कुछ मालूमात हासिल करने की बजाय पाकिस्तान से रवानगी से पहले मालूमात हासिल करने की कोशिश कर चुका हूँ, और यही वजह है कि अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर आप हमें भेज रहे हैं? सफदर ने कहा। तुम खुद तो कहते हो कि हम काम करना चाहते हैं, अब सीक्रेट सर्विस के शायान शान काम होना चाहिए, ये तो नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम सालन बनाना सीख लो, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपने नीलोर आइलैंड के बारे में क्या मालूमात हासिल की हैं? सालेहा ने कहा। अच्छा, बता देता हूँ, वरना तुम वाकई मोटर बोट्स लेकर चल पड़ोगे और फिर मुझे हिजर और फिराक पर मबनी गाने सुनने पड़ेंगे। तो सुनो, नीलोर आइलैंड के मशरिक में भी समुंदर, मगरिब में भी समुंदर, जुनूब में भी समुंदर है और शुमाल में तो है ही समुंदर, इमरान ने हुदूद अरबा बताते हुए कहा।
तुमने क्यों बार बार पटरी से उतर जाते हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हमारे मुल्क की रेल पटरी से उतर चुकी है। जमहूरियत बार बार पटरी से उतरने की कोशिश करती रहती है। मैं भी तो पाकिस्तान का ही बाशिंदा हूँ। मैं भी अगर बकौल तुम्हारे पटरी से उतर जाऊंगा तो क्या होगा? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, इस जजीरे का नाम नीलोर क्यों रखा गया है? कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया? सालिहा ने शरारत भरे लहजे में कहा। नीलोर काफिरिस्तानी जबान में बड़े नीलम को कहते हैं, और नीलम के बारे में तुम जानते हो कि ये बेहद कीमती पत्थर है। और अब तुम पूछोगी कि नीलम क्यों नाम रखा गया, तो काफिरिस्तान के लिए ये इसलिए कीमती है कि यहाँ इंतहाई कीमती तजारती लकड़ी का घना जंगल है जो जजीरे के 3/4 हिस्से पर मबनी है। बाकी हिस्से पर एयरफोर्स का अड्डा है। इस अड्डे के दरमियान जेर ज़मीन नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर लेबॉर्ट्री है जिसे चारों तरफ से एयरफोर्स की इमारतों ने घेरा हुआ है। इमरान ने रवानी से मैं मुसलसल बोलते हुए कहा, तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस सालिहा का ट्रैप कामयाब रहा है और आप रवानी में वो सब कुछ बता गए हैं जो आपने छुपा रखा था। सफदर ने कहा तो इस बार इमरान भी हंस पड़ा। सालिहा मेरी छोटी बहन है और बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसका माँ के बाद कोई निमुल बदल नहीं है। बहरहाल अब बता ही बैठा हूँ तो मज़ीद तफसील भी सुन लो कि इस जजीरे पर आमदोरफ्त इस वक्त से ममनू करार दे दी गई है जब से लाइमलाइट फार्मूला यहाँ लाया गया है। अब सिर्फ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आ जा सकते हैं और वहाँ जो आबादी है इसको भी जजीरे से बाहर जाने की ममानियत कर दी गई है। बहुत ज़रूरी हुआ तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वो आ जा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि लेबॉर्ट्री के चारों तरफ से एयरफोर्स के दफातर में घिरी हुई है। वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए लेबॉर्ट्री के मखसूस हेलीपैड पर पहुंचा जा सकता है। इमरान ने कहा तो सबके चेहरों पर संजीदगी फैलती चली गई। ये तो सीधा कहें कि ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता, सफदर ने कहा। क्यों नहीं हो सकता? सबको मिसाइलों से उड़ा दो, एयरफोर्स का अड्डा भी और लेबॉर्ट्री भी, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ कोई बोट या जहाज नहीं जा सकता, वरना इसे मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा। एयरफोर्स के मखसूस हेलीकॉप्टर से हटकर कोई हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, वरना इसे फिजा में ही तबाह कर दिया जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर अब क्या करना है? जूलिया ने कहा। मैंने अपने तौर पर एक रास्ता तलाश किया है, लेकिन मुझे खदशा है कि कहीं हम उल्टा फंस ना जाएं, इमरान ने कहा। कौन सा रास्ता? सबने चौंक कर कहा। जजीरे के उकबी तरफ से समुद्र के अंदर एक गार है जिसमें जाहिर है पानी भरा हुआ है और गार आगे जाकर बंद हो जाती है, लेकिन इस गार के ऊपर एक सुराख है जिससे एक सुरंग नुमा रास्ता जजीरे के अंदर जहां आबादी है वहां जाकर निकलता है। नीलोर जजीरे के उकुब में तकरीबन 2 नॉट मील के फासले पर एक टापू है। इस टापू से अगर गोताखोरी के लिबास पहनकर समुद्र के अंदर सफर करते हुए हम इस गार तक पहुंच जाएं, तो चारों तरफ मौजूद वॉच टावर्स की चेकिंग से बचकर अंदर जा सकते हैं। अंदर पहुंच जाने के बाद फिर लेबॉर्ट्री के अंदर जाने का कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है, इमरान ने कहा। आपके इस रास्ते के बारे में खदशात क्यों हैं? सफदर ने कहा। हम मोटर बोट या लॉन्च के जरिए इस टापू पर जाएंगे और फिर वहां से समुद्र में उतरें तो वॉच टावर्स से तो हमें चेक कर लिया जाएगा और हम आसानी से शिकार बन जाएंगे, इमरान ने कहा। आपका खदशा दुरुस्त है, हमें इस पर कोई और लाया अमल तय करना चाहिए, सफदर ने कहा। असल मसला ना सिर्फ अंदर जाने का है बल्कि इस जजीरे तक पहुंचने का भी है, इमरान ने कहा। वॉच टावर्स कितने फासले से चेक कर सकते हैं? अगर हम काफ़ी फासले से जजीरे समुद्र में उतरकर जजीरे तक पहुंचें और इस खुफिया रास्ते से अंदर पहुंच जाएं, तो वहां अपने कदो कामत के अफराद को कवर करके इनके मेकअप में आसानी से कार्रवाई की जा सकती है, सफदर ने कहा। फर्ज करो कि ये रास्ता बंद हो चुका हो, फिर? इमरान ने कहा। फिर कुछ और सोचा जाएगा। बहरहाल काम तो करना ही है, सफदर ने कहा। पहले इस रास्ते के बारे में हतमी बात मालूम कर लें, इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर इसे बटन दबा कर इसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में से लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। चीफ क्लब राब्ता होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट मैनेजर महाराजा से बात करें, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। सॉरी जनाब, महाराजा साहब बीमार हैं और सिटी अस्पताल के रूम नंबर 101 में दाखिल हैं। वो सीढ़ियों से गिर गए थे, इनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया है, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने कैडल दबाया और फिर टून आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सिटी अस्पताल एक्सचेंज का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया।
इमरान ने कैडल दबाया और टोन आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। सिटी अस्पताल एक्सचेंज। राब्ता होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रूम नंबर 101 में मिस्टर महाराजा हैं, इनसे बात करा दें। वाया स्मिथ, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, महाराजा बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पाकेशिया से रॉयल क्लब के मालिक स्मिथ के जरिए आपसे बात हुई थी। मैं माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में बात करते हुए कहा। ओह हाँ हाँ, मुझे याद है, आपने अलहदा में भी मुझसे बात की थी। अब आप कहाँ से बोल रहे हैं? महाराजा ने बड़े बेचैन लहजे में कहा। फिलहाल तो मैं काफिरिस्तानी दारुल हुकूमत में हूँ और वहाँ एक पब्लिक फ़ोन बूथ से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी शाखा आना चाहता हूँ। लेकिन आपके बारे में बताया गया है कि आप सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गए हैं, आपकी टांग का फ्रैक्चर हो गया है। इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप हमारे साथ नीलोर आइलैंड तो नहीं जा सकते? फिर अब क्या किया जाए? इमरान ने कहा। आप आ जाएं, आपको नीलोर आइलैंड पहुंचाने का मैंने वादा किया है, और मैं खुद जाऊं या किसी एतमाद आदमी को साथ भेजूं, आपका काम हो जाएगा, महाराजा ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, हम 2 रोज़ बाद शाखा पहुंचेंगे, फिर आपसे बात होगी। गुड बाय, इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। मामलात दुरुस्त से मिट में नहीं जा रहे, इमरान ने फ़ोन ऑफ करते हुए कहा। क्या मतलब? क्यों, क्या महसूस हुआ है आपको? सफदर ने कहा। इसके लहजे की बेचैनी बता रही थी कि वो शिद्दत से हमारा इंतज़ार कर रहा है। हालांकि इसकी टांग टूट चुकी है और इसे मालूम है कि वो अब कई रोज़ तक चल फिर ना सकेगा। इसका मतलब है कि वो हमारे बारे में किसी को इत्तला देकर रकम हासिल करना चाहता है, इमरान ने कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसे रकम की अशद ज़रूरत हो और वो रकम लेकर अपनी जगह किसी दूसरे को भेजने के लिए तैयार हो चुका हो, सफदर ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे अचानक बगैर इत्तला के मिलना पड़ेगा। फिर इसके चेहरे के तासुरात बताएंगे कि दरअसल वो क्या चाहता है। जूलिया, तुम मेरे साथ चलो, इमरान ने उठते हुए कहा तो जूलिया भी उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे सिटी अस्पताल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सिटी अस्पताल की इमारत खासी बड़ी थी और शानदार थी। यहाँ का माहौल भी बेहद अच्छा था। शायद चीफ क्लब का इस अस्पताल से मुआहिदा था कि क्लब के मुलाजमीन का यहाँ आला पैमाने पर इलाज किया जाएगा और पेमेंट क्लब करेगा, वरना असिस्टेंट मैनेजर का इस कदर शानदार और बड़े अस्पताल में इलाज कराना नामुमकिन था। या दूसरी सूरत में महाराजा ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, जिसकी वजह से ऐसे शानदार अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा था। कमरा नंबर 101 चौथी मंजिल पर था। इमरान और जूलिया लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर पहुंच गए। कमरा नंबर 101 का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। अंदर बेड पर महाराजा लेटा हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं। इसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और इसकी टांग को स्टैंड के साथ ऊंचाई में बांधा गया था। कमरा खाली था। बेड के साथ पहियों वाली टेबल मौजूद थी, जिस पर नुस्खा और अद्वियात वगैरह पड़ी हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर महाराजा ने आंखें खोली और फिर इमरान और जूलिया को अंदर आते देखकर चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि जूलिया पहली बार इसके सामने आ रही थी, जबकि इमरान मेकअप में था। क्या हाल है आपका मिस्टर महाराजा? इमरान ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा। हालत देख रहे हैं कि फ्रैक्चर है, जाहिर है इसे ठीक होने में वक्त लगेगा। लेकिन आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं और यहाँ कैसे आए हैं? महाराजा ने एक सवाल में कई सवालात इकट्ठे करते हुए कहा। मिस्टर महाराजा, हम शाखा में रहते हैं। हमें मिस्टर माइकल ने दारुल हुकूमत से कॉल करके कहा है कि हम यहाँ आपसे मिलें और इन्हें रिपोर्ट दें कि आप कितने दिनों तक चल फिर सकेंगे, और मेरा ख्याल है कि आपको मज़ीद 2 हफ्ते यहाँ रहना पड़ेगा। इमरान ने लहजा और आवाज़ बदल कर बात करते हुए कहा। मिस्टर माइकल की अभी थोड़ी देर पहले मुझसे फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने इन्हें बताया कि वो आ जाएं। मेरा आदमी उन्हें साथ ले जाकर वहाँ छोड़ आएगा जहाँ मैंने इन्हें छोड़ना था, और जिस तरह उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, इसी तरह वो मेरे आदमी पर भी एतमाद करें, महाराजा ने कहा। ठीक है, आपका पैगाम पहुँचा देंगे, लेकिन मिस्टर महाराजा, आपके और माइकल के दरमियान जो कुछ तय हुआ है वो अगर जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर था। और जाहिर है जो एतमाद उन्हें आप पर हो सकता है, इतना आपके किसी आदमी पर नहीं हो सकता, और फिर भारी रकम का मामला है, इमरान ने कहा। हाँ, मुझे रकम चाहिए, तो मिस्टर माइकल को बता दो कि वो रकम समेत जल्द मुझसे मिले, वरना वो जितनी देर करेंगे मामला ख़राब होता चला जाएगा, और ऐसी सूरत में वो मुझसे शिकवा नहीं करेंगे, राजा ने कहा। किस किस्म का शिकवा मिस्टर महाराजा? इमरान ने वैसे ही रूटीन के लहजे में कहा।
रास्ता इस दौरान तब्दील भी हो सकता है। महाराजा ने जवाब दिया। क्या सिक्योरिटी को मालूम है इस रास्ते के मुतालिक? इमरान ने कहा। नहीं, लेकिन किसी भी वक्त मालूम हो सकता है, महाराजा ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं जाकर मिस्टर माइकल से बात करता हूँ। वैसे कितने दिनों की मोहलत दी जा सकती है? इमरान ने कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोज़, महाराजा ने जवाब दिया। जूलिया, तुम दरवाजे को अंदर से लॉक कर दो। मैं मिस्टर महाराजा से मजीद बातें मालूम करना चाहता हूँ ताकि इस मसले को हल किया जा सके, इमरान ने कहा। जल्दी करो, तुम ख्वाह वक्त ज़ाया कर रहे हो, जूलिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो इमरान ने महाराजा की बंधी और टूटी टांग पर हाथ रखकर इसे मामूली सा मोड़ दिया, तो महाराजा के हलक से यकलख चीख सी निकल गई और इसे दूसरी टांग उठाकर इमरान को मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने कंबल के अंदर मौजूद टांग पर दूसरा हाथ रखा हुआ था। सच बताओ महाराजा, असल बात क्या है? असल बात, वरना, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही टूटी हुई टांग को एक झटके से मोड़ दिया। वो काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस को मालूम है। माइकल और मेरी गुफ्तगू की टेप उन तक पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे क्लब से अगवा कर लिया था। वहाँ शागिल भी था, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस, और विक्रम भी। उन्होंने मुझे माइकल के खिलाफ काम करने के लिए कहा था और मुझे तस्लीम करना पड़ा, महाराजा ने रोते हुए लहजे में कहा। तो इमरान ने उसकी टांग छोड़ दी और फिर तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जूलिया ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो दोनों बाहर आ गए। इसी लम्हे एक डॉक्टर और 2 नर्सें महाराजा के कमरे में दाखिल हुईं, लेकिन इमरान और जूलिया रुके बगैर आगे बढ़ते चले गए। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था, जूलिया ने कहा। हाँ, महाराजा के लहजे की बेचैनी ने मुझे चौंका दिया था। अगर हम चेक ना करते तो पके हुए फलों की तरह इनकी झोली में जा गिरते, इमरान ने जवाब दिया, और थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठे वापस होटल की तरफ जा रहे थे। इमरान साहब, क्या हुआ? सफदर ने इनके कमरे में दाखिल होते ही बेचैन लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है कि वो रास्ता बंद कर दिया गया है और हम बाल बाल बचे हैं। अगर महाराजा को हादसा ना होता तो हमें एहसास भी ना होता और हम इनकी झोली में पके हुए फलों की तरह जा गिरते, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हुआ क्या था? तफसील तो बताएं, सफदर ने कहा। तो इमरान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी रोदात बता दी। ओह ओह, तो शागिल को पूरी तरह इल्म हो चुका है। अब क्या प्लानिंग की जाए, इस पर सोचो, सफदर ने कहा। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उड़ाओ और इस लेबॉर्ट्री में उतर जाएं, फिर जो सामने आए उड़ा दो, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए हमें एयरफोर्स के अड्डे पर जाना पड़ेगा, और एयरफोर्स का अड्डा नीलोर जजीरे पर है, जहां हर तरफ से दाखिला बंद है। अलबत्ता शाखा से हेलीकॉप्टर उड़ाया जा सकता है, जूलिया ने कहा। लेकिन शाखा से नीलोर आइलैंड पहुंचते पहुंचते एयरफोर्स के तैयारे हमें आ लेंगे और फिर हमारी हलाकत यकीनी है। हमें कोई काबिल अमल तजवीज़ सोचनी चाहिए, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। हमने बेशुमार इससे भी ज़्यादा कठिन मिशन मुकम्मल किए हैं, लेकिन ये मिशन हमें यूँ लग रहा है जैसे हम इसे किसी सूरत मुकम्मल नहीं कर सकते, जूलिया ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्या हुआ है, कोई ख़ास बात? सबने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। जो हमारी नाक के नीचे है वो हम देखते नहीं और इधर उधर टामक टुइयाँ मार रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? खुलकर बात करो, जूलिया ने कहा। वहाँ 3/4 इलाके पर इंतहाई कीमती इमारती लकड़ी का जंगल है। यहाँ लकड़ी के ताजिर और कारोबार करने वाले जाते रहते होंगे। हम यहाँ लकड़ी की मार्केट से मालूमात हासिल कर सकते हैं और फिर लकड़ी के कारोबारी बनकर जंगल में दाखिल हो सकते हैं। एक बार अंदर दाखिल हो जाएं, फिर आगे रास्ता हम खुद बना लेंगे, इमरान ने जवाब दिया। तो सबके चेहरे बेख्तियार खिल उठे, क्योंकि वहाँ दाखिल होने के लिए इससे बेहतर कोई और तरकीब ना थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।